बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आपको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम कहा जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट को मुकम्मल कर लिया था और एक बात आपको बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल टॉर्क है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको होपफुली इसकी समझ आई होगी। तो अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डिटेल का लेक्चर नहीं लिया तो आप उससे पहले यानी इस लेक्चर से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, टॉर्क ऑफ फोर्स, ये पूरा नाम होता है टॉर्क ऑफ फोर्स। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप सबसे पहले डिफाइन करें और उसके बाद एक्सप्लेन करें टॉर्क को। देखें, हम इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे। सबसे पहले टॉर्क को समझ लें, ये है क्या। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको आप अगर सिंपल अपनी ज़ुबान में कहें तो आप ये कहेंगे कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और फोर्स लगने के ज़ेरे असर वो बॉडी रोटेट करे, यानी फोर्स लगने पर कोई बॉडी कितना ज़्यादा रोटेट करता है, ये उसका टॉर्क कहलाता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तो आप समझ गए होंगे, ये तो वो सब्जेक्ट है जहाँ पे रोटेशन की बात की गई है। और आपको ये भी बताया था कि जहाँ भी रोटेशन की बात होगी वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हमें सपोर्ट करेगा। एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि टॉर्क बेसिकली दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। किस किस का? नंबर 1 मोमेंट आर्म और नंबर 2 अप्लाइड फोर्स। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क कहलाता है। तो जब भी आप डेफिनेशन करें आप उसकी वर्डिंग के साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को बताते हैं तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। देखें बेटा, हम अब थोड़ा मैं आपको इसका ब्रेकअप देता हूँ। हमने पढ़ना क्या है। डेफिनेशन तो बता दी कि फोर्स लगने पर किसी बॉडी का में टर्निंग इफेक्ट कितना है, किसी बॉडी का रोटेशन, किसी बॉडी का मेजर ऑफ रोटेशन, या आप ये कह लें कि फोर्स लगने पर कोई बॉडी कितना ज़्यादा घूमता है, ये उसका टॉर्क कहलाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है ज़रा देखें। हमने टॉर्क की डेफिनेशन तो देख ली, हमने टॉर्क की टाइप्स को देखना है, हमने टॉर्क से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देनी है, हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के राइट हैंड रूल को बताना है, हमने टॉर्क की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे बात करनी है। तो फाइनली आपको कुछ छोटी सी असाइनमेंट भी दी जाएगी। बच्चों, अपनी इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को सामने रखें। तो आपको ये कल बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का साइन होता है तो यही बात सामने आती है कि आने वाला रिजल्ट एक नया वेक्टर है। तो यकीनन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, यानी इसकी फिजिकल जो हैसियत है वो एक वेक्टर की है। तो आप इसके साथ ही बताएंगे कि टॉर्क बेसिकली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विद SI यूनिट। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस किसी भी तरह का हो वो उसका यूनिट मीटर है। और आप इसको कन्वेंशनली लिखेंगे न्यूटन मीटर। अब न्यूटन पहले क्यों लिखा, ये यूनिट लिखने के रूल्स हैं। जो नाम किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम से डिराइव किया जाए उसका सिंबल हमेशा पहले लिखा जाता है और वो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। तो ये न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। वेल, एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। ये वीडियो थोड़ा सा अगर लेंथी हो जाए तो आपने इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि इसको एक्सप्लेन हमने वास्टली करना है हमें इसको, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। हम अपनी डेली लाइफ में अगर गौर करें तो रोटेशन से हमें कहाँ कहाँ वास्ता पड़ता है। तो हम अपनी डेली लाइफ में देखें, दरवाजे का खुलना बंद होना, यहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व है। एक पंखा लाइट ऑन करने पर या फैन ऑन करने पर वो पंखा जो चलता है वहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व है। आपका पेडिस्टल फैन, उसके पंखे के अंदर रोटेशन इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि आप एक टैब, एक टूटी उसको बंद करते हैं, उसे खोलते हैं तो इसके खोलने और बंद होने के दौरान भी रोटेशन इन्वॉल्व है, ठीक है।
ये सेकंड वाली सुई आप बड़ी आसानी से देखते हैं कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है और अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। इसी तरह मिनट्स और घंटे वाली जो सुई है उसमें भी रोटेशन इन्वॉल्व है, जो बड़ी स्लो है, आपको फील भी नहीं होती। ठीक है, ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है तो यहाँ भी रोटेशन इन्वॉल्व है। अगर माइक्रो लेवल पे चले जाएं तो छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के लेवल पर भी रोटेशन इन्वॉल्व है। ऐसे लगता है कि माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक रोटेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज। सो हमें ये तो पता लग गया कि रोटेशन की इन्वॉल्वमेंट कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हमारी अब देखें जॉइंट का, ये जॉइंट इस तरफ क्यों बेंड होता है, परली तरफ क्यों नहीं होता है, यहाँ पे भी टार्क इन्वॉल्व है। आपकी गर्दन की रोटेशन, यह भी टार्क यहाँ पे इन्वॉल्व है। हमारे मुख्तलिफ जॉइंट्स की मूवमेंट के दौरान टार्क इन्वॉल्व है। तो टार्क वाकई ही एक अहम सब्जेक्ट है। मैं एक्सप्लेनेशन से पहले एक एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए और हम फिर इसको बाकायदा तौर पर शुरू कर सकें। देखें, आप चेक करें कि एक नट बोल्ट को एक मैकेनिक खोलता है और उस नट बोल्ट को खोलने के लिए वो स्पैनर यूज करता है। आपने ये स्पैनर को जरूर देखा होगा। मैं इसी एग्जांपल को आपके सामने बनाता हूं कि ये एक नट बोल्ट है जिसको आप स्पैनर की मदद से खोलते या बंद करते हैं। अच्छा, मैं इस डायग्राम को 2 दफा बनाता हूं कि अगर पॉइंट ए पर वो फोर्स लगाता है इसको ओपन करने के लिए और दूसरे केस में पॉइंट बी पर फोर्स लगा रहा है। ये 2 डायग्राम्स आपके सामने हैं। अब आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज को देखते हैं और यहां भी आप बड़ी आसानी से जवाब दे लेंगे कि इस केस में कम फोर्स लगाकर वो इस स्पैनर की मदद से नट को खोल सकता है, लेकिन यहां पर उसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। तो रोटेशन के अंदर सिर्फ फोर्स ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक चीज और इन्वॉल्व है जिसका नाम है मूवमेंट आर्म। और मूवमेंट आर्म को एक्सप्लेन अगर हम ठीक तरह से कर लें और आप उसको अंडरस्टैंड कर लें तो फिर टार्क बहुत आसानी से अंडरस्टैंड हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर लाइन ऑफ फोर्स इस नट के करीब लेते जाएं तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और अगर बिल्कुल इसके एन ऊपर फोर्स लगाएं तो ये कभी भी नहीं घूमेगा। और इसी तरह इस लाइन को आप दूर लेते जाएं तो आप देखेंगे कि लगाने वाली फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी। आपने कभी बड़ी गाड़ी या बस के टायर को देखा है? अगर उसके टायर को ओपन करना पड़े तो वो छोटे स्पैनर से कभी भी ओपन नहीं होती। तो उसने एक बहुत लंबा रॉड रखा होता है उसको ओपन करने के लिए, जिसको वो लगाकर और एक शख्स उसके ऊपर खड़ा होता है और अपनी पूरी ताकत से उसको प्रेस करता है। लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टार्क चाहिए इसको खोलने के लिए। तो फोर्स तो ज़्यादा हो गई, बात समझ आई, लेकिन उसने लंबे रॉड को क्यों यूज़ किया? ये चीज़ अब आपको मूवमेंट आर्म को क्लियर करने के बाद क्लियर होगी। ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल थी कि आप ए पॉइंट पर अगर इसको खोलना चाहते हैं तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बी पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि हम नट बोल्ट को हाथ से क्यों नहीं खोल लेते हैं? हालांकि आप उससे 10 गुना ज़्यादा फोर्स लगाना चाहें, लेकिन आपको लगेगा मेरे हाथ की उंगलियां जो हैं ये टूट जाएंगी, लेकिन ये खुलेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप मामूली फोर्स लगाकर एक स्पैनर से ओपन कर लेते हैं। सो रोटेशन में सिर्फ फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, ये मूवमेंट आर्म के सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो इस एग्जाम्पल के बाद हम बच्चों सबसे पहले इसकी टाइप्स पे बात करेंगे ताकि तरतीब से हमारा लेक्चर आगे को चले। बेटा, इन द प्रीवियस लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट में आपने देखा था कि राइट हैंड रूल 2 तरह से लगता था। या तो उंगलियों की रोटेशन क्लॉकवाइज होती थी तो थंब इनवर्ड आता था, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती थी, थंब आउटवर्ड आता था। आपको याद है?
बिल्कुल याद होगा, तो फिर आप जान गए होंगे कि एक प्लेन में दो ही तरह की रोटेशंस होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो टार्क की यही दो टाइप्स हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क। एक है, तो बच्चों टॉर्क की बुनियादी दो टाइप्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसको कन्वेंशनली यानी रवायती तौर पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव टॉर्क भी कहते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव टॉर्क भी कहते हैं। ये इसके दो नाम हैं। ये इसकी यानी आप ये कह लें कि अगर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, टॉर्क के साइन के साथ माइनस का वर्ड टॉर्क के फार्मूले के साथ माइनस का साइन है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क की बात हो रही है। तो ये प्लस और माइनस ये दो सिंबल्स हैं, लेकिन जब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करने की बात करेंगे तो मैं इस प्लस और माइनस का आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने यही रखना है कि ये दो कन्वेंशंस हैं, पॉजिटिव टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं और नेगेटिव टॉर्क क्लॉकवाइज को कहते हैं। टाइप्स दो हो गई। तो अभी तक हमने डेफिनेशन, एक कॉमन एग्जाम्पल और टाइप्स पे बात की है। अब हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों बुक वाली एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको आप प्रीवियस क्लासेस में यकीनन पढ़ के भी आए होंगे, ठीक है। सो यू must know about तो बच्चों आपको इन 5 टर्म्स का पता होना चाहिए। आपकी बुक इसको इसलिए डिस्कस नहीं करती कि आप इनको पढ़ के आए होते हैं, लेकिन यहाँ बता देना ज़रूरी है। तो हम एक छोटी सी डायग्राम में इन सारी टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। गो कि हम यहाँ भी कर सकते थे इसी एग्जाम्पल में, लेकिन एक अलग डायग्राम बना लेते हैं और इन सारी टर्म्स को आपको अंडरस्टैंड करा देते हैं। बच्चों आपके सामने इन टर्म्स को हम एक डायग्राम में पहले समझाते हैं, ताकि जब हम एक्सप्लेनेशन करें तो आपको इन सारी बातों का पता हो, ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया है कि इन टर्म्स को अलग लिखा है, ठीक है। तो एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं। एक रिजिड बॉडी है और आप जानते हैं कि रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है जिसकी शेप चेंज ना हो। मुख्तसर ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इसकी डेफिनेशन लिख भी लेंगे, यानी फोर्स अप्लाई करने के बावजूद उसमें पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स शेप वाला ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और हमने इसके अंदर से एक लाइन को पास कराया, एक रॉड को पास कराया, जिसके गिर्द ये बॉडी घूम सकता है। और मैं इसके साथ लिख रहा हूँ z एक्सिस। आप समझ जाएंगे कि अगर ये z एक्सिस है और ये आपका बॉडी एक प्लेन में दिखाया गया है, तो फिर ये z एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन इस तरह से है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को याद करें। सो ये z एक्सिस नाम रखने से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये अपवर्ड नहीं बल्कि आउटवर्ड है, ठीक है। और इस पॉइंट के गिर्द इसने घूमना है, तो ये वो एक्सिस है जिसके गिर्द बॉडी घूम सकता है। इस लाइन को चले, बाकी एक मिनट, हमने पॉइंट P पर फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में। तो अब जरा देखें टर्म्स को। लाइन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? वो डायरेक्शन जिसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो, ठीक है। ये इन डेफिनेशंस को की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय मोमेंट आर्म के, तो आपको बता देंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट देखें, जिस लाइन के गिर्द बॉडी फोर्स लगने पर रोटेट कर सकता है, उस
लाइन को या उस एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप सपोज कर सकते हैं एक फुटबॉल, उस फुटबॉल के अंदर से स्टिक गुजारें, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से चलें गुजार लें, और फुटबॉल को ऐसे हाथ से मारें तो वो छड़ी के गिर्द घूमेगा, तो वो जो छड़ी है जो उसके सेंटर से गुजरी थी वो उसका कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। और एक आपके इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रियल भी होता है यानी फिजिकल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। जैसे मैंने फुटबॉल की मिसाल बताई कि उसके अंदर से एक स्टिक गुजारें, या एक खरबूजा ले लें, उसके अंदर से पेंसिल गुजारें और वो खरबूजा पेंसिल के गिर्द घूमेगा, तो पेंसिल रियल एक्सिस है, फिजिकल। लेकिन अगर आप उसके अंदर से कुछ नहीं गुजारते फिजिकल, और आपने ओलंपिक्स में देखा होगा एक खिलाड़ी एक फुटबॉल को ऐसे घुमा के अपनी उंगली पे खड़ा कर लेता है और फुटबॉल उसके गिर्द घूम रहा होता है, तो अब भी हम सपोज कर सकते हैं कि उसके अंदर से एक लाइन है जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है, तो ये इमेजिनरी भी होता है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। थर्ड है पॉइंट ऑफ रोटेशन। एक्सिस जिस पॉइंट में से गुजरता है बच्चों, इसको नाम देते हैं पिवट पॉइंट या पॉइंट ऑफ रोटेशन। तीन चीजें, यानी एक्सिस जिस पॉइंट के अंदर से गुजरता है वो पिवट पॉइंट है। नंबर 4, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही थी इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये चार चीजें तो आपके सामने हैं। फोर्स किस तरफ लग रही है, दिस इज लाइन ऑफ फोर्स, जिसके गिर्द बॉडी घूमेगा, जिस लाइन के गिर्द, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो रियल और इमेजिनरी हो सकता है। तीसरा क्या बताया कि एक्सिस जिस पॉइंट में से गुजरता है इसको पिवट पॉइंट कहेंगे। 3 हो गए। नंबर 4, जिस तरफ को जिस पॉइंट पे फोर्स लगी थी या लाइन ऑफ फोर्स जिस पॉइंट में से गुजरती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो समझने वाला पॉइंट है ज्यादा वो है आपका मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म की हम डेफिनेशन लिखेंगे भी। बेटा पहले इसको समझ लें कि एक्सिस किस तरफ है, आउटवर्ड है इस डायग्राम में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ फोर्स, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस डायग्राम में, चूंकि सबसे सिंपल डायग्राम हम देख रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ फोर्स आपको नजर आ रहा है। एक्सिस आउटवर्ड है, लाइन इधर को अपवर्ड है। इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है कि ये डिस्टेंस एक्सिस के भी क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ लाइन के भी क्या है, परपेंडिकुलर। के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज मूवमेंट आर्म, जिसको हमने अपने बेसिक फार्मूले के अंदर पढ़ा था, मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म फिर आप समझ गए होंगे कि ये दो के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किन दो के दरमियान, आइए अब इसकी डेफिनेशन में बाकायदा लिख दूं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मैं वंस अगेन बता रहा हूं कि एक्सिस आउटवर्ड है और लाइन ऑफ फोर्स इस तरफ है, तो इनके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा इसको नाम देते हैं मूवमेंट आर्म। और आपको अभी बताया था कि अगर स्पैनर की लेंथ कम कर लें या उस पॉइंट को क्लोज लाते जाएं जिस पर फोर्स लग रही है, तो मोमेंट आर्म घटता जा रहा है। तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी टार्क पैदा करने के लिए, और अगर मोमेंट आर्म 0 हो जाए तो टार्क भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इन दो डायग्राम्स में आपने देखा था कि यहाँ मोमेंट आर्म कम था और यहाँ ज़्यादा था। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने जवाब देना है। इन दोनों केसेस में एक जैसी फोर्स लगाएं अगर 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो किस में रोटेशन ज़्यादा पैदा होगी,
अब आप इसको आसानी से आंसर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है, होप आप इसको आंसर कर लेंगे कि फोर्स की मैग्नीट्यूड एक जितनी है, बस मोमेंट आर्म एक का कम है और एक में ज़्यादा है, तो किस में रोटेशन ज़्यादा पैदा होगी? तो बच्चों इसका आंसर आप करेंगे। देखें ये सारा आपके सामने रखने का मकसद था कि अब हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं होगी। इन टर्म्स को आपने अच्छे से समझना है। इस डायग्राम में ये सारी टर्म्स आपको दिखा भी दी गई हैं। अब हम आपके सामने एक्सप्लेनेशन देंगे और उसमें टाइप्स और उसकी डायरेक्शन टॉर्क की ये इसका हिस्सा होगी और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको लाइन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी उस डायग्राम के अंदर। लेकिन बेटा हर दफ़ा फोर्स 90 डिग्री पे लगे ये ज़रूरी तो नहीं है। तो अब हम एक्सप्लेनेशन में एक ऐसी डायग्राम लेंगे कि जिसकी मदद से हम तमाम रिजल्ट्स को फाइंड कर सकेंगे। तो आइए अब हम बाकायदा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और आपको बताता चलूँ कि रोटेशन में कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। तो आपको याद होगा कि वो साइन वाला कंपोनेंट है जिसको हम अब डायग्राम में देखेंगे भी। तो अब ज़रा आपने गौर करना है। ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी को पॉइंट O पर, जो इसका सेंटर ऑफ मैस यू कैन से, इस पर इसको पिवट किया गया है। मींस इसके अंदर से एक्सिस गुजारा गया है और एक्सिस को हम चलें रेड कलर की एक लाइन से शो कर रहे हैं और ये एक्सिस का नाम Z एक्सिस रख रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे कि Z एक्सिस मींस कि ये परपेंडिकुलर टू XY प्लेन है। आप समझ लें कि हमारा बॉडी, रिजिड बॉडी XY प्लेन में दिखाया गया है और जिसके अंदर से Z एक्सिस गुजर रहा है नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। और इस पॉइंट को पिवट पॉइंट कहते हैं, आप समझ गए होंगे। और हमने पॉइंट P पर फोर्स लगाई और फोर्स लगी कुछ इस तरह से कि वो अपना कोई ना कोई एंगल मोमेंट आर्म के साथ बनाती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि बच्चों ये बात तो समझ आई कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लाइन ऑफ फोर्स है और ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म है, लेकिन हमने तो कहा था कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है दो के, यानी लाइन ऑफ फोर्स के और एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो जब फोर्स की लाइन 90 पे ना लगे तो फिर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा जो इसको रोटेट कराने में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा टेक्सचर बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये बताया कि एक रिजिड बॉडी है जिसको पॉइंट O पर पिवट किया गया है और उसके अंदर से एक Z एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है वो पास कर रहा है, ठीक है। ये Z एक्सिस है इस तरह से। और हमने कहा कि फोर्स F अप्लाई हो रही है कितने एंगल पर? थीटा एंगल बनाती हुई। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि इसमें रोटेशन पैदा की जा सके। आप देखेंगे कि फोर्स का एंगल दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन कैसे फोर्स का एंगल आप समझाएंगे? तो देखें बेटा, ये आपकी लाइन एक्स एक्सिस, इसको आप मान लें, इसको डॉटेड आगे बढ़ाएंगे तो एक बात आपको अच्छे से याद होगी, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेना हो तो आप टेल से टेल को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये तो अगर कोई कहे कि इस R और F के दरमियान एंगल, क्या ये एंगल थीटा है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हेड से टेल मिली हुई है। तो आप इसी लाइन को आगे ले आए हैं, होपफुली आप गेट कर गए होंगे। तो जब आप इसी लाइन को आगे ले आए हैं तो फिर R और F के दरमियान एंगल थीटा है जो आपको दिखाई दे रहा है। टेल्स मिलाना है कि पहले। अब बच्चों ये बताओ कि फोर्स
को अगर हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, रिजॉल्व करें, तो टिप से परपेंडिकुलर लेते हैं। ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट यानी F cos थीटा, और एंगल के सामने ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin थीटा। तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin थीटा है और फोर्स का वो कंपोनेंट जो R के पैरेलल है ये F cos थीटा है। अब आपको तो ये बात समझने में मुश्किल नहीं होगी कि cos वाला कंपोनेंट रोटेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी F cos थीटा की वजह से ये बॉडी कभी भी रोटेट नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि F cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो इसके पैरेलल है और पैरेलल कंपोनेंट कभी भी रोटेशन पैदा नहीं करता। अब यहाँ पे हम बताएं तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फोर्स को रिजॉल्व किया। अब आप इन कंपोनेंट्स को देखकर बताएं क्या F cos थीटा रोटेशन में कोई पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सा लेगा, या F cos थीटा की वजह से ये बॉडी रोटेट कर सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि F cos थीटा रोटेशन में कोई हिस्सा नहीं देगा, या आप ये कह सकते हैं कि F cos थीटा की वजह से रोटेशन जीरो होगी, टॉर्क जीरो होगा। इट मीन्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? F sin थीटा। अब मैं इसको लिखने के अंदाज में लिखता हूं कि आप इसको बताएंगे किस तरह से। दिस इंप्लाइज दैट टॉर्क की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी? नंबर 1 फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू इस पॉइंट से लेकर यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म। पहले इसको समझ लें। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट और मोमेंट आर्म। अब बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो आपको नजर आ रहा है F sin थीटा, और मोमेंट आर्म क्या है? आपको तो बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स और एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां क्या कहेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम अगर इधर ही इसको दिखा दें तो यही तो वो कंपोनेंट है जो टॉर्क को पैदा कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? F sin थीटा। तो आप कंपोनेंट को यहाँ भी तो बना सकते हैं। तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो इनके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इसको आप अगर ना भी दिखाएं तो आप वैसे भी असेस कर सकते हैं कि इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है जो 90 डिग्री पे आया है मूवमेंट आर्म के, ठीक है। तो अब आपके पास मूवमेंट आर्म, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है, आप इसको मूवमेंट आर्म कह सकते हैं यकीनन। दिस इज R, तो मैग्नीट्यूड आ गई RF sin थीटा। अभी तक बच्चों हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, टार्क की। तो टार्क चूंकि वेक्टर है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो डायरेक्शन की बात तो बाद में करेंगे। पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताइए टार्क कब कब ज़ीरो हो सकता है? ये एक आपके पास पॉइंट भी है। दिस इम्प्लाइज दैट टॉर्क ज़ीरो होगा इफ़ 3 कंडीशंस बतानी है। चलें तरतीब से सोचते हैं। पहली, अगर किसी बॉडी पे लगने वाली टोटल फोर्स ज़ीरो हो। ये याद रखना बच्चों, फोर्स की जब भी बात की जाती है तो वो टोटल फोर्स होती है। ये टोटल का टर्म आप फोर्स वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। अच्छा, अगर फोर्स ही ना लगे तो फोर्स ज़ीरो है, तो फिर टॉर्क भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक कंडीशन है। नंबर सेकंड, फोर्स तो लगे लेकिन मूवमेंट आर्म ज़ीरो हो। मूवमेंट आर्म कैसे ज़ीरो होगा? आप अगर फोर्स की लाइन को इधर देखें, फोर्स की लाइन को क्लोज करते जाएं यहाँ तक कि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसमें से पास करने लग पड़े, तो जब, या सिंपली कह लें कि फोर्स की लाइन इसमें से पास करने लग पड़े, यानी आप इन शॉर्ट ये कहेंगे कि ये P पॉइंट O के क्लोज आता जाए, तो ये मूवमेंट आर्म घटता बिल्कुल अगर ज़ीरो होगा तो ये कभी भी रोटेट नहीं कर सकेगा। तो सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाए
इसकी मैग्नीट्यूड, तब भी टॉर्क 0 होगा। इसको कैसे समझेंगे? तो हम इसको छोटी सी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक फुटबॉल है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है। ये इसका वो पॉइंट है जिस पर ये रोटेट कर सकता है। इसके अंदर से सपोज कर लें कि एक्सिस गुजर रहे। आपकी अगर फोर्स की लाइन ये है जो बिल्कुल इसके अंदर से पास कर रही है, तो बताएं बेटा, ये फुटबॉल इस फोर्स के ज़ेरे असर आगे तो चला जाएगा, ट्रांसलेट तो करेगा, लेकिन कभी भी घूम नहीं सकेगा अपने इस पॉइंट के गिर्द। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या 0 है, मोमेंट आर्म। मेरा ख्याल है आपको दूसरी कंडीशन भी समझ आ गई। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड क्या होगी? थर्ड कंडीशन ये होगी कि अगर फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्योंकि आपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। साइन 0 पे भी 0 होता है और साइन 180 पे भी 0 होता है। आपको ये पता लगा कि फोर्स और मोमेंट आर्म अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब भी टॉर्क 0 ही होगा। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर एक्सिस पैरेलल हो जाए तब भी टॉर्क 0 नहीं हो सकता। इसको हम करेक्टरिस्टिक्स में एक अलग डायग्राम से समझेंगे, फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये उसके अंदर से गुजरने वाला एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपने नोट करना है प्लीज़, इसको समझेंगे। आज हमारा मेन पार्ट तो टॉर्क का हो गया, तो कल इससे आगे हम बात करेंगे। ये इसका एक्सिस है, मान लीजिए। मैं इसको एक कोशिश करता हूँ किस तरह से पकड़ूँ। ठीक है, अब ये इसके गिर्द घूम सकता है दोनों तरह से, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। लेकिन मैं आपसे बच्चों ये बात पूछता हूँ कि अगर मैं फोर्स इस तरफ को लगाऊँ, ज़रा गौर करना, ये फोर्स लगाऊँ, ये मार्कर की लाइन, तो इस फोर्स के लगने से ये टूट तो सकता है लेकिन ये घूमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो आपने याद रखना है फोर्स और एक्सिस ये पैरेलल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये पैरेलल हो जाएंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस को फिर हम मोमेंट आर्म नहीं कह सकेंगे। मोमेंट आर्म तभी एग्जिस्ट करता है जब ये लाइन फोर्स की और एक्सिस, यानी फोर्स का कोई ना कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि ये फोर्स इस तरह से लग रही है, तो अब आप देखेंगे कि एक्सिस और लाइन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस मौजूद है। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो फिर ये टॉर्क पैदा नहीं होगा। यहाँ भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कहते हैं सर यहाँ पे देखें एंगल भी 90 है, फोर्स भी है, एफ भी है, लेकिन हम कहते हैं मोमेंट आर्म के लिए एक्सिस और लाइन ऑफ फोर्स को आपस में परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, जिसको हमने इस डायग्राम से देखा कि अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा। बच्चों उम्मीद है यहाँ तक आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कल के आर्टिकल में यहाँ तक आपसे जो बात की है पहले उसको समराइज़ करेंगे और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। इसको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कल वाला हिस्सा बहुत छोटा है तो हम फिर उसके साथ न्यूमेरिकल का पोर्शन शामिल करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जहाँ पे प्रॉब्लम आए आप इसको अंडरलाइन करें और आप इस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।